12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले संबल हिंसा को लेकर के आपको खबर बता दें। संबल हिंसा को लेकर के आज छठवां दिन है और जुमे की नमाज है और इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और चाक चौबंद व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सुरक्षाकर्मी मुस्तैद है। कहीं ना कहीं कोई किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम कर रखे हैं। यही नहीं, संभल में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी और अन्य जिलों में भी पुलिस ने खास इंतजाम कर रखे हैं। सुरक्षा मुहैया पूरी तरीके से सुरक्षाकर्मी जो है वो मुस्तैद है। आपको बता दें, जुमे की नमाज है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। उससे पहले आपको हम वो बाइट सुनाते हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जो कुछ कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर के। साउंड बाइट प्ले करें ब्रजेश पाठक की। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम कानून के राज को भी और मजबूत करेंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ड्रोन लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और ये कहा गया है, वहां से बार बार कहा जा रहा है कि जो भी स्थानीय लोग हैं वहीं की मस्जिद में नमाज अदा करें, यहाँ भीड़ ना लगाएं, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। आपको बता दें, संबल हिंसा को लेकर के न्यायिक आयोग की गठन हो गया है। इसमें 3 सदस्य हैं जो रिटायर्ड जज हैं, एक आईएएस है और एक आईएएस पूर्व डीजीपी एके जैन है, अमित मोहन प्रसाद जी है और एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पूरी की पूरी जो आयोग है वो गठित किया गया है, जिस जो ये पता लगाएगी कि इसकी घटना के पीछे असली वजह क्या है। क्या कोई सुनियोजित साजिश थी या फिर सही अचानक से हुई ये पूरी घटना थी। इस पूरे ये आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा और ये बताएगा कि इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे और इसके पीछे की वजह क्या है। एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि जो मौलाना है तौकीर रजा, वो यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं। वो शहीदों, उनके हिसाब से जो पत्थरबाज है, जो लोग इसमें जान गंवाए हैं, वो शहीद है और उनके परिवार वालों से मिलेंगे। और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात की गई है जिन लोगों की इस पूरे हिंसा के दौरान मौत हुई है। कहीं ना कहीं शहीद बता करके एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में तमाम ऐसी बातें हैं जो संभल में चल रही हैं, संभल ही नहीं पूरे प्रदेश में चल रही है और जुमे की नमाज है। इसके बाद क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर के सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी अनहोनी से निपटा जाए, इसको लेकर के पूरी तैयारी कर रखी है सरकार ने। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको हम दिखाते हैं। एक एक करके हमारे सहयोगी स्क्रीन पे आएंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो सहयोगी हमारे जुड़े हैं, कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं और आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। लोग नौकरी के नाम पर बाहर जाते हैं और नौकरी पर बाहर जाने के बाद उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, आज आप एक्सक्लूसिव आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे देखेंगे और हमारे सहयोगी अवनीश अवस्थी आपको बताएंगे। अवनीश जी, क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताएं। अखंड जी, एक जो हमारे यहाँ कानपुर में एक कल्याणपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पर शिवेंद्र सिंह नाम से एक युवक हैं, जिनको जो है यहाँ से म्यांमार में फंसा दिया गया था साइबर ठगी को लेकर के। देखिए, ज्यादा दर्शकों का समय नहीं लेंगे, हम तुरंत जो है शिवेंद्र से ही आपको रूबरू कराएंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने उनके साथ में क्या किया और 24 दिन उनके कैसे बीते हैं और किस तरीके से जो है वो घर यहाँ पर आए हुए हैं। शिवेंद्र जी, पूरी पूरी घटना को बताइए, कैसे क्या हुआ। हमको जॉब का ऑफर मिला था कि थाईलैंड में बैंकॉक में आपका शेयर मार्केट में आपको जॉब लगेगी कस्टमर केयर की, जिसमें से 80-90 हजार सैलरी मिलेगी। संडे का आपको 100 यूएसडी मतलब 8700 रुपया अलग से मिलेगा वर्किंग करने का। ये बता के हमको एयरपोर्ट में बुलाया, दिल्ली में वहां पे टिकट दी और बैंकॉक भेजा। बैंकॉक में एक गाड़ी द्वारा हमको
म्यांमार के बॉर्डर क्रॉस करा के म्यांमार में एक कंपनी में छोड़ दिया गया, जो चाइना कंपनी की। वहां पे ना खाने की व्यवस्था थी, सिर्फ रहने का था। खाने में सारा नॉनवेज, चीनी खाना, थाई खाना था, और हम लोगों को सिर्फ चावल और ब्रेड दी जाती थी। वहां से फिर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी गई, जो हमारा एजेंट था उसको पकड़ा गया, और हमारे चाचा जी द्वारा सपोर्ट के द्वारा हम दोबारा यहाँ वापस आ पाए जिंदा अपने वापस। कैसे आपको पता चला कि फ्रॉड आपके साथ हुआ है? और जो जो लोग जिन्होंने किया था फ्रॉड, क्या वो पकड़े गए हैं? क्या क्या हुआ? जी, तो प्रशासन द्वारा उनको पकड़ा गया था, पर गिरफ्तारी होने के बाद ही प्रशासन को, मतलब प्रशासन ने जब गिरफ्तारी करी उसके बाद ही हमें वापस बुलाया गया सरकार द्वारा। कितना बड़ा गिरोह है? किस तरीके से काम हो रहा है? क्या काम वहाँ पे कराया जा रहा है? जैसे कि जानकारी मिली है पूरा शहर बसा हुआ था इस तरीके का, तो कुछ बताइए। वहाँ पे अलग अलग प्रदेश के कई लड़के फंसे हुए हैं, लगभग 70 से 80 लड़के इंडिया के ही फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रदेश के हैं, जो एजेंटों द्वारा वहाँ पे बिना बताए, मतलब झूठी जॉब को बता के उधर भेज देते हैं, और वहाँ पे लड़के फंस जाते हैं, और मजबूरी बस कारणवश नहीं आ पा रहे बेचारे। किसका धन्यवाद अवनीश, एक देना सवाल चाहेंगे? इनसे पूछेगा अवनीश, जी इनसे जी। सवाल पूछिए कि जो 70-80 लोगों की बात कर रहे हैं कि वहां पर फंसे हुए हैं, क्या उनके साथ वो लोग भी वापस आए कि वो लोग अभी भी उस झन्नुम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है? अभी तक वो नहीं आ पाए, क्योंकि उनको, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं, कोई चारा नहीं है। अपनी सरकार उनको, मतलब साइबर क्राइम वाले अब कोशिश कर रहे हैं उनको भी वापस बुलाने की। अखंड, अवनीश, एक ये सवाल ये जो है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जो पहल थी, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या उसी का नतीजा है ये इतने कम दिनों में आ पाए हैं? क्योंकि जिस तरीके से बातें आ रही है कि 24 दिन 24 साल के बराबर हो गए इनके लिए। जी जी, इन्हीं इन्हीं से बात करेंगे और जो है जानेंगे। जी सर, कल्याणपुर थाना और साइबर क्राइम द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसी के कारण हम यहाँ पे मतलब मतलब जीवित यहाँ पे आ पाए हैं, सुरक्षित। कल बच्चे का जन्मदिन भी है आपके? जी हाँ, कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, पूरा 1 साल का हो जाएगा। कल 1 साल का इनका बच्चा हो जाएगा, तो कितनी खुशी की बात है कि कहीं न कहीं जो है आज जो उनका पिता है वो सुरक्षित यहाँ पर है, और हो सकता था कोई बड़ी अनहोनी भी इनके साथ में हो सकती थी। और जो इसमें जो मेन प्रयास किया गया है, जो यहाँ के सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले भारतीय जनता पार्टी के, उनके मीडिया प्रभारी हमारे साथ में हैं, वो यहीं पास में इनके घर के रहते हैं। इनको जब जानकारी हुई तो उन्होंने प्रयास किया कि कितनी जल्दी जो है इनको वापस लाया जाए। वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या किस हिसाब से उन्होंने इनकी मदद की है। क्या नाम है और किस चीज़ से था? अतुल श्रीवास्तव। मुझे जानकारी मिली कि बेटे को यहाँ से ले जाकर म्यांमार में फंसा दिया गया है कि उनके बड़े भाई हैं देखेंगे। उनको लेकर के मैं सांसद जी के यहाँ गया। सांसद जी ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा। पत्र के द्वारा जो वहां गया तो वहां एक दबाव पड़ा। उसके बाद पुलिस भी सक्रिय हुई, विदेश विभाग भी सक्रिय। वही पत्र मैंने पूर्व महामहिम रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई को व्हाट्सएप किया, उन्होंने महामहिम जी को व्हाट्सएप किया, उन्होंने विदेश विभाग को लिखा। उसके बाद उन्हें जब पकड़ी, उसी के बाद ही इनकी वापसी संभव हो पाई। और जो लोग फंसे उनके लिए कोई प्रयास ऐसा किया जाएगा सरकार की तरफ से या कुछ? मुझे लगता है कि अगर वो संपर्क में होंगे कहीं न कहीं, तो निश्चित रूप से हमारी केंद्र सरकार ऐसे मामलों में पूरी गंभीरता बरतती है, और आज नहीं कल उनकी वापसी संभव है। देखिए अखंड जी, एक बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे यहाँ का एक जो युवक है यूपी का, या कहा जाए कानपुर का, हमारे जिले का, वो सुरक्षित यहाँ पर आ गया। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक नेक्सस चल रहा है म्यांमार में, इस जगह पर जहाँ पर ये फंसा हुआ था, तो एक बड़ा एक नेक्सस को खत्म करने के लिए भी जो है वहाँ की जो पुलिस है या जो वहाँ का प्रशासन है उसको भी ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के या हमारे देश के जो भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, प्रयास देश के सरकार के साथ साथ वहाँ की सरकार को भी करना चाहिए कि किसी तरीके से वो अपने देश वापस आ सकें। अखंड, अवनीश, इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं? क्या जो इनका जो एक संगठित गिरोह होगा, क्योंकि एक लोगों के बस की बात तो है नहीं, ये पूरा का पूरा कार्य एक संगठित गिरोह करता है, तो कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और कितने लोगों के खिलाफ, या कहते हैं कि इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कब तक पुलिस के जो हाथ है उनके गले तक पहुंच पाएंगे? देखिए अखंड, आप जानते हैं कि इस तरीके का जो कार्य होता है, बड़ा एक नेक्सस होता है, बड़ा ग्रुप होता है। जो बड़ा ग्रुप होता है वही इस कार्य को कर पाता है। तो उसमें आपको बता दें अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनको लगभग जो मुझे जितना जानकारी है हरियाणा या पंजाब से उनको गिरफ्तार किया गया था। जो कानपुर की पुलिस है उसने इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल भेजा, और उसके बाद में कहीं न कहीं जो नेक्सस, इनका बड़ा नेक्सस था, उसका भांडा भी फोड़ हुआ है। फिलहाल अभी पुलिस की लगातार टीमें जो है और जो इनको लोग हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी जो है इस नेक्सस के और लोग पकड़े जाते हैं और कितना बड़ा भांडा फूटता है। अखंड, यूपी पुलिस के इस कार्य के लिए बड़ी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 24 दिन इस युग के साथ वहां पर जो इन्होंने झेला है, वो शायद यही जानते होंगे। और कल उनके बच्चे का जन्मदिन है, ऐसे में अपने पिता को पा करके वो बेहद खुश होगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से युवा
अपने सैलरी को लेकर के, अच्छे पैकेज को लेकर विदेश जाने की जो कोशिश करते हैं और जाने में किसी न किसी इस तरीके के नेक्सस लोगों के झांसे में आ जाते हैं और फंसते हैं और इस तरीके का सामना उनको करना पड़ता है। एक बड़ी बात है और जिस तरीके से यूपी पुलिस ने इनको वापस सकुशल बरामदी की है, एक बड़ी तारीफ की बात है, क्योंकि यूपी पुलिस ने न सिर्फ इनको बरामद किया बल्कि सबसे बड़ी बात है कि सकुशल इनको वो स्वदेश वापस लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। चलते हैं आदर्श के पास। आदर्श, आपकी खबर का असर हुआ है, आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। ये यूं कहें कि आईबीसी 24 की खबर ने ना सिर्फ जिम्मेदार लोगों को यानी भ्रष्टाचारियों को निलंबित करा दिया है। पूरी खबर बताएं हमारे दर्शकों को। अखंड जी, मैं बताऊंगा, आज हम हरदोई के उस जगह पर खड़े हैं जिस जिस रोड को पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बनाया गया था और इस सड़क को लेकर करीब 100 करोड़ रुपए को लेकर घोटाला किया गया है। इसमें तारकोल नहीं पड़ा हुआ, तारकोल न तो गिट्टी पड़ी हुई है या इसकी विभाग द्वारा जांच करवाई गई थी। उस जांच को लेकर उसमें सत्यता पाई गई थी। उस सत्यता को लेकर यहाँ पर कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। कल देर रात को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितनी भी सड़कें बनी हुई है लगभग सभी खराब बनी हुई हैं और यहाँ पर जो अभियासी अभियंता है उनको भी यहाँ पर निलंबित किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। यह कहीं ना कहीं अखंड आईबीसी 24 यूपी उत्तराखंड का ये असर है। आईबीसी 24 की खबर का असर आप देख सकते हैं। जो भी अधिकारी इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, हमारे सहयोगी उन तक पहुंच जाएंगे और आईबीसी प्रमुखता के साथ खबर चलाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। और यही कारण है कि आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी है, 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तुरंत उन्होंने उसकी जांच बैठाई और जांच रिपोर्ट आते ही उन तमाम अधिकारियों को निलंबित कर दिया। सवाल ये है कि क्या इस तरीके से जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त करने की बात करते हैं सीएम योगी, उसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं, सरकार उसके लिए सारी चीजें व्यवस्थित करती है, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी इस पर पूरा लीपा पोती करते हैं और सरकार के गड्ढे जो है, लोगों की जो जनहित में कोई परेशानी ना हो, सरकार को गड्ढे भरने के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपनी जेबें भरते हैं। और यही कारण है कि अगर इस तरीके के जो मामले हैं उसमें पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी ने फैसला लिया है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया है। बहुत बड़ी बात है, खबर का असर है। आईबीसी 24 ये बार बार दिखाता है कि अगर आप इस तरीके किसी भी गलत काम में आप पाए जाएंगे तो प्रमुखता के साथ आपके खिलाफ खबर चलाई जाएगी। खबर भी क्यों ना हो, क्योंकि रोड किस लिए बनाई जाती है, रोड पे चलता कौन है, आम जनता चलती है। रोड किसके लिए बनी है, आम जनता के लिए बनी है। और आप 100 करोड़ रुपए या करोड़ों रुपए खा जाएंगे, अपने जेब में भर लेंगे। बहुत बड़ी खबर थी और आपने इसको दिखाया और आईबीसी ने प्रमुखता के साथ इसको चलाया। और यही कारण है कि आज जो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो सभी के सभी लोग निलंबित हो गए हैं, उनके ऊपर गाज गिर गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कह रखा है कि जो भी दोषी होंगे इस तरीके के मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आदर्श तमाम ऐसी और लोगों के खिलाफ भी आप खबरें चलाइए और अगर हो सके तो जरा वो रोड दिखाइए जिसमें तारकोल भी नहीं पड़ा है, क्या गुणवत्ता है, जरा एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए पूरी रोड जो बनी है, देखिए ये पूरी रोड आई है, ये अखंड पूरी रोड बनी हुई है। इसमें न तो तारकोल पड़ा हुआ है और न किसी प्रकार की गिट्टी पड़ी हुई है। इसमें कम से कम 100 करोड़ का घोटाला सामने आया, जबकि यहाँ हरदोई जनपद में 3 मंत्री मौजूद हैं। हरदोई में नंबर 1 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी है, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी है, शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी है। उनके राज्य में यहाँ पर भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है। मैं हरदोई से आदर्श गुप्ता। बताइए, 3 मंत्री हैं, मंत्रियों का जिला है और जिस तरीके से इस तरीके की रोड उनके नाक के नीचे बन भी रही है। सवाल है भाई, मंत्री अपना काम भी करते हैं लेकिन अधिकारियों को तो कम से कम देखना चाहिए। उनके पास तो केवल इस रोड की जिम्मेदारी थी, इस इलाके की जिम्मेदारी थी, तो कम से कम इंस्पेक्शन करते। क्या इंस्पेक्शन करते हैं? दूसरी जांच रिपोर्ट में निकल करके आता है कि इसमें कुछ मिला ही नहीं है, न तारकोल मिला है, खराब गुणवत्ता की गई है। ऐसी खबरें दिखाते रहिए और ऐसे लोगों पर चाबुक चलना जरूरी है। सरकार अगर ऐसे लोगों पर चाबुक चलाएगी, हमारा आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश ऐसे अधिकारियों, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जरूर खबरें दिखाएगा। और तो धन्यवाद तमाम इस जानकारी के लिए आदर्श आपका। अब चलते हैं अपूर्व जी के पास। अयोध्या से कौन सी बड़ी खबर है अपूर्व जी आज की? देखिए खंड पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक हुई है और
खास तौर पर यहाँ पर जो पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष है नरेंद्र सिंह, वो मौजूद थे और मंडलायुक्त की अध्यक्षता में यह बैठक पूरी हुई है। और बैठक में अहम बात यह है कि जो विकास कार्य है अयोध्या को लेकर वो दिखाए गए हैं, और साथ ही साथ बहराइच से अयोध्या आने वाले जो हाईवे है, हाईवे को 4 लेन किया जाएगा, ये प्रमुखता से ये बात रखी गई है। और जो भी चरागाह से संबंधित जो भी है, जल पेय से संबंधित है, या अयोध्या के विकास को लेकर जो रिंग रोड निकलना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस बनना बाकी है, और तैयारियों के लिए भूमि अधिग्रहण हो चुका है, उसको लेकर भी साथ ही साथ जो विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी कार्यों पर मुहर लगा दी है। बस ये है कि अब कार्य होना बाकी है। लगातार अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौगातों की जो बौछार है वो मिलती नजर आ रही है। जी अखंड। सूबे में जब से बीजेपी की सरकार आई, अयोध्या एक अलग ही रूप में नजर आया है। ना सिर्फ मंदिर का निर्माण हुआ है, बल्कि पूरे के पूरे अयोध्या का ही विकास हुआ है। अयोध्या आज एक अलग नगरी के रूप में ही देख सकते हैं, और कह सकते हैं कि अयोध्या के कायाकल्प के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है, और हर पल वो अपडेट लेते रहते हैं। और इसी तरीके से जो कार्य योजनाएं, क्या कुछ और भी नया आ रहा है अपूर्व वहां पर अयोध्या में? जी अखंड। अपूर्व विकास प्राधिकरण या कुछ और भी नया करने की कोशिश है 4 लेन से लेकर के? इसके अतिरिक्त आप कुछ और भी जानकारी, कुछ और भी करना चाह रहे हैं अयोध्या से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे विकास जी बिल्कुल, देखिए विगत दिनों में यहाँ पे जी बिल्कुल अखंड बता दें कि विगत दिनों में यहाँ पे क्रूज चलाया गया था, और एक नया क्रूज अयोध्या में सरयू पे चलाया जा रहा है। जो पर्यटन स्थल से आए हुए जो श्रद्धालु है, और हालांकि पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित करने की पूरी कवायद शुरू कर दी गई है, और लगातार पार्क बन रहे हैं हर जगह पर। गुप्तार घाट की बात करें तो वहां पे भी लगभग जो है इतना बड़ा पार्क बन रहा है कि उसका जो किराया बताया जा रहा है वो 8500 रुपए 8 घंटे का बताया जा रहा है। इतना सुंदर पार्क का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो अयोध्या धार्मिक नगरी है वो पर्यटन नगरी में धीरे धीरे बदल रही है, और लोग यहाँ आकर बड़े उत्सुकता और बड़े खुश महसूस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुविधाओं का जो विकास है, अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक बस हो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, वो लगातार अयोध्या में विकास के पथ पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जुड़े जितने भी मंत्री हैं वो लगातार अयोध्या के दौरे पर रहते हैं, और अयोध्या को नई नई सौगातों की जो बौछार है वो लगातार मिलती रहती है। बिल्कुल सही बात है कि अयोध्या को सौगातों की बौछार मिलती रहती है, और प्राथमिकता के तौर पर अयोध्या है। प्राथमिकता अयोध्या को देते हैं सीएम योगी, और इसीलिए लगातार वहां के विकास कार्य है वो उसमें तेजी आ रही है, और अयोध्या को एक नए रूप और नए स्वरूप में डेवलप किया जा रहा है। एयरपोर्ट ही नहीं, वहां का पूरा जो विकास है वो अपने आप में ही मन मोहने वाला है, और कहीं ना कहीं अयोध्या के विकास पूरे प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है उसको दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं प्रतापगढ़ ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए अखंड, प्रतापगढ़ से 3 बड़ी खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबरों में बात करेंगे तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर के बात करेंगे। उन्होंने उनके सोशल मीडिया हैंडल से काफी बड़ी चीजें बोली गई हैं, जैसे कि यूपी में इन चुनावों में लगातार नारे दिए गए कि बटोगे तो कटोगे, तो ऐसे ही नारा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की ओर से भी दिया गया। और वो बाबा बागेश्वर धाम के जो पदयात्रा निकली थी उसमें वो पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा जुड़ेंगे तो बचेंगे। और अभी ताजा अपडेट जो आ रही है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के रिश्तेदार और एमएलसी उत्तर प्रदेश से, प्रतापगढ़ से एमएलसी जो है अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, दिल्ली के, आपको बता दें दिल्ली में विदेशी दूतावास के पास अपने जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन पे जुटे। क्योंकि वजह ये है, बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है वो उसको लेकर के प्रदर्शन कल देर रात उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स और फेसबुक दोनों पर उन्होंने पोस्ट किया था कि हम सारे कार्यकर्ता दिल्ली में अक्षय प्रताप सिंह से मिल करके जो है विदेशी दूतावास पे पहुंच करके वहां पे प्रदर्शन करेंगे। आज अभी ताजा अपडेट ये आ रही है कि अक्षय प्रताप सिंह वहां पे पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन जारी हो चुका है उनका। दिल्ली में काफी संख्या में प्रतापगढ़, अमेठी, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयास से लोग गए हैं वहां पे प्रदर्शन करने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह राजा भी चुनाव में लगातार ये होता रहा
कि राजा भैया बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अब ये साफ तौर पे दिख रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कहीं ना कहीं एक हिंदुत्ववादी मूड में आ रहे हैं, और जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनका उठना बैठना है, तो काफी एक दर्शाता है, क्योंकि आज रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ओरछा में है, जो कि आज धीरेन्द्र शास्त्री का जो पदयात्रा है वो समापन में है, तो आज वहां पे ओरछा देखा आपने अखंड हिंदुत्व बिल्कुल को धार देती हुई ये तस्वीरें हैं ज्ञानेंद्र, हिंदुत्व को धार देती हुई जो कई मामलों में कई जगहों पर देखा गया है कि जो बीजेपी के साथ नजर आते हैं राजा भैया, और कहीं ना कहीं जो स्टैंड है बीजेपी वाला वो स्टैंड भी अपना रहे हैं। और दिल्ली में उनकी पार्टी का आप जैसा बता रहे हैं कि वहां पर वो आज प्रदर्शन करने जा रही है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के, और धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर कई बड़े लोग बड़े दिग्गज वहां पर शामिल हुए, उसमें रघुराज प्रताप सिंह की भी एंट्री हो गई है। क्या मैसेज क्या है? जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि रघुराज प्रताप सिंह का स्टैंड जो होता है, कभी लगता है कि वो बैलेंस स्टैंड में चलते हैं, कि कभी वो बीजेपी की तरफ भी झुकाव होता है, कभी लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ भी झुकाव होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ऐन मौके पर उन्होंने कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं है, तो एक बड़ी बात है। लेकिन क्या इस बार से फ्रंट फुट में आ गए खेलने के लिए क्या राजा भैया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 2024 के चुनाव में लोकसभा में, मैं वहां मौजूद था, उस जनसभा में मैं साफ तौर पे मौजूद था, और पब्लिक हर वक्त एक ही वर्ड कह रही थी। मेरे पास आज भी वो वीडियो मौजूद है, मैंने उसे सेव करके रखा है। क्यों एक ही वर्ड कह रही थी कि राजा भैया, महाराज जी आप अपना आदेश दीजिए, आपको किधर जाना। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो भी कार्यकर्ता जिस ओर जाना चाहे उस ओर क्योंकि उस समय जो मौजूदा सांसद थे बीजेपी के विनोद सोनकर, उनसे एक नाराजगी चल रही थी, और नाराजगी उनसे बहुत हद तक आज भी उनसे नाराजगी, क्योंकि एक फोटो भी काफी वायरल हुई थी। फोटो उनकी बेटी कोठी का ही था कि विनोद सोनकर मिलने पहुंचे थे और एक कैबिनेट वो राजा भैया ने उंगली दिखाकर विनोद सोनकर की ओर फोटो भी मौजूद है, हैंडल भी मौजूद है, और डिबेटें चली थी, तो साफ तौर पर ये संदेश हो चुका था उस फोटो के माध्यम से कि अब की बार आप नहीं बनेंगे। हो सकता है कि वो पूरा एरिया आपको आप बताते चले कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जब धीरेन्द्र शास्त्री की जो है पदयात्रा नहीं निकली थी, उससे पहले भी अपने बच्चों के साथ शिवराज और उनके छोटे बच्चे जो जुड़वा है उनके साथ बागेश्वर धाम जाके मिले थे। तो साफ तौर पे आपको बताते चले, अगर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जनसत्ता दल से, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव भी है, अगर ये नहीं उतारते तो साफ तौर पे संकेत, क्योंकि प्रतापगढ़ में चाय की दुकानों पे और हर जगह ये चर्चा चल रही है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अगर नगर पालिका में अपने प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की ओर उनका रुझान है, क्योंकि 27 एक बहुत बड़ा है, इनकी पार्टी है। बस्तर से भी ज्यादा इन्होंने सीट पाई, 2022 के चुनाव में 2 सीटें इन्होंने निकाला, और हर जगह ये टक्कर देते नजर आए। कौशाम्बी में इन्होंने टक्कर दी, 2019 के चुनाव में भी ये काफी अच्छा टक्कर दिए थे, कौशाम्बी लोकसभा से लड़े थे, और प्रतापगढ़ से भी फिलहाल 57,000 वोट मिले थे, लेकिन कौशाम्बी में सबसे ज्यादा मिले थे। तो ये साफ संकेत है, और इस तरीके से बीजेपी की ओर उनका झुकाव, काफी मुलाकात होती रहती है। लास्ट टाइम जब उन्होंने सपा के सांसद के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया था, तो यहाँ के शहर में एक कोठी है उनके, वहां पे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उनका एक झुकाव जो है वो था। लेकिन सपा के सांसद को मार कर देना, मानहानि का मुकदमा दर्ज कराना, और इधर की बात करना, ये राजनीति जो है बड़े ऊंचे तरह पे खेली जा रही है। साफ तौर पर संकेत दे रही है कि 27 का चुनाव कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर बात चलेगी, और इनके कोठी पर लगातार बीजेपी के लोगों का मिलना ये संकेत दे रहा है कि 27 के चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है, और खास तौर पे प्रतापगढ़ के लिए बड़ा होने वाला है। अखंड बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ज्ञानी, 27 से बड़ा होने वाला है, और उसकी जो तैयारी है, रोड मैप है ना, वो रोड मैप तैयार हो रहा है, और उसी रोड मैप के तहत राजा भैया चल भी रहे हैं, अपनी हिंदू छवि, हिंदू कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट की भी छवि बना रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी पार्टी भी है वो नेशनल लेवल पे भी दर्शाने की कोशिश करे कि हम भी मौजूद है। और ऐसा नहीं कि केवल प्रतापगढ़ में उनका दबदबा है, बल्कि अगल बगल के क्षेत्रों में भी उनका काफी जलवा जलाल कायम है। ऐसे में प्रतापगढ़ या यूं कहें कि राजा भैया को इग्नोर कोई भी पार्टी नहीं करना चाहिए, खासतौर से बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा है राजा भैया का।
ऐसे में समीकरण 2027 के लिए बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जावेद। जावेद के पास चलते हैं। जावेद, आगरा से कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी देखिए, अखंड आगरा से कई खबरें हैं बड़ी, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर आपको बता दें वो आगरा के मेट्रो से जुड़ी हुई है। आगरा के मेट्रो का जो शिलान्यास हुआ था वो 2020 में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और वो बनकर तैयार भी हुई थी और 6 स्टेशन यहाँ पर बन भी गए थे। लेकिन जब मेट्रो की खुदाई पुराने शहर की ओर की गई तो तमाम ऐसे लोग हैं जो मेट्रो की खुदाई से परेशान होते नजर आ रहे। तमामों के जो मकान हैं वो जेक पर टिके हुए हैं। इतने लगभग 1700 मकानों की लिस्ट है जिन मकानों में दरारें आ चुकी हैं मेट्रो की जो टनल की खुदाई है उसको लेकर के। तो तमाम जिंदगियां हैं जो इस वक्त डर के साए में जी रही हैं। मकानों में जेक लगा दिए गए हैं और जो पीड़ित हैं वो बहुत परेशान है। तमाम उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन उसके बाद में जो मंडलायुक्त है आगरा की ऋतु महेश्वरी वो वहां पर पहुंचती है और वहां पर मकानों का निरीक्षण भी करती हैं और जो मेट्रो के अधिकारी हैं वो वहां पर उनको सफाई देते नजर आते हैं। लेकिन जो मंडलायुक्त हैं उन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर एसडीएम जो है वो पार्षद की मदद से यहाँ पे सूची बनाए उन मकानों की और इनको मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन वो जो अधिकारी हैं मेट्रो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जितने जो मकान बताए गए हैं इतने मकान नहीं है। लगभग कुल 23 मकान है जिनमें परेशानी आई है और इन 23 मकानों में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जी अखंड, दरारें आ गई हैं, मेट्रो का काम चल रहा है। दरारें आई तो अपने आप से तो आई नहीं है और एक आध मकान है नहीं, 23 मकान है। हम कह रहे हैं एक मकान है, 10 मकान, 1700 मकान नहीं, 23 मकान ही मान लीजिए। क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? मुआवजा देकर के क्या उन मकानों को बचा लेंगे? कुछ तो कम से कम ऐसा करना चाहिए कि आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हो, क्या सेफ्टी गाइडलाइन कुछ है नहीं, क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए जिन मकानों में जो मरम्मत का कार्य करने की बात कही है वहां पर भी खाना पूर्ति की जा रही है। जो पीड़ित हैं वो लगातार बहुत परेशान है और साफ मेट्रो अधिकारियों पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो मरम्मत है मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मकान है बहुत जर्जर हालत में हो चुके हैं और मकानों के अंदर जेक भी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डर की जिंदगी जी जा रही है। करिए, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। 1700 मकान नहीं है, 23 मकान है। जितने भी मकान है कोशिश करिए कि एक डेटा तैयार करिए कितने मकान ऐसे हैं जो सही में मेट्रो की इस काम के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जावेद आपके पास। अब इंद्रवीर के पास चलते हैं रायबरेली से। रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है इंद्रवीर आज की? देखिए अगर बात करें अगर रायबरेली की मैं इससे पहले अभी एक दूसरी खबर पे बात करने वाला था, लेकिन अभी मेरे पास जस्ट एक ब्रेकिंग आई है और वो ब्रेकिंग ये है कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर घुरवारा चौकी दलमऊ कांड वहां से ही जुड़ी हुई है। अगर बात करें तो वहां एक कांड हुआ था जिसमें रिटायर्ड फौजी के साथ में वहां के घुरवारा चौकी के एक जो है जो दरोगा होते हैं जो हिमांशु मलिक, वो जो है ये बड़े उत्तर प्रदेश लेवल पे जो है ये घटना हुई थी और इसमें कई संगठन जैसे अगर बात करें तो स्वर्ण समाज आर्मी और करणी सेना कई ऐसे संगठन रहे जो जमीन पे आ गए थे और ये घटना बहुत बड़ी घटना थी रायबरेली के लिए। इसमें जो है दिखाया गया बीच में कि पुलिस के ऊपर रिटायर्ड फौजी ने हमला किया और उस पे जो है फिर उसने उसको मारा। कई ऐसी कहानी चली। ओवरऑल इसमें निष्कर्ष ये निकल गया है, डॉक्टर यशवीर जो एसपी रायबरेली है उन्होंने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन में ये हुआ कि हम आने वाले समय में जो हिमांशु मलिक वहां चौकी इंचार्ज है उनको जो है उन्होंने वहां से उठा करके डी थाने भेज दिया और अभी हिमांशु मलिक का एक वापस से वीडियो आता है और ये वीडियो हमने हमारे पास हम चाहेंगे थोड़ा सा प्ले भी हो तब इसकी मैं विस्तार से थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसमें कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। हिमांशु मलिक मुझे लगता है कि रायबरेली पुलिस की किरकिरी कराने में लगे हुए हैं और अभी इनका एक वहां पे आम नागरिक से वापस से मारपीट करने का फिर से एक मामला आया है और ये वीडियो कुछ सेकंड का है वो मैंने भेजा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्ले करके दिखा चूंकि अपने अग्रेशन से बाज नहीं आ रहे। ये मिल एरिया थाने में रहे हो तो महिला को लात मारते हुए नजर आए हैं, उसके बाद गुरुवारा चौकी में ये भिड़ते हुए नजर आए और अब आज इनका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें ये पब्लिक से वहां भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये रायबरेली पुलिस नहीं हो गई, ये दबंगई करने पे उतर आए एकदम से? ये पुलिस में रहकर के आपने क्या कुछ कहना है वहाँ के आला अधिकारी का, एक चौकी इंचार्ज का? फिलहाल अभी देखिए अखंड ये ब्रेकिंग आईबीसी के पास है बिकॉज अभी इसके पास किसी के पास नहीं, अभी मीडिया के पास भी नहीं है। ये आईबीसी के पास डायरेक्ट आईबीसी के सूत्र ने अभी 10 मिनट पहले ये दिए। ये मीडिया
की खबर जो है अभी तक शायद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी को भी पता नहीं है कि हिमांशु मलिक के साथ ये घटनाएं हो गई डी थाना में। और ये बर्बरता से हमेशा जो है इनकी ये घटनाएं रहती है और हमेशा ये नजर आते हैं ऐसे सुर्खियों में और मारपीट करते ज्यादा नजर आते हैं हिमांशु मलिक। तो क्या रायबरेली पुलिस डॉक्टर जो यशवीर सिंह एसपी रायबरेली है वो क्या चाहते हैं कि ऐसे इंस्पेक्टरों को लाइन हाजिर करना एक उनके लिए मतलब इनको तो ऐसा सस्पेंड कर दे, चूंकि आए दिन वो किरकिरी रायबरेली पुलिस की खुद करा रहे हैं। और अभी ये वीडियो है, मैं कहूंगा अगर एक बार अगर प्ले हो जाए तो प्लीज ये अपनी खबर के माध्यम से दिखाना भी चाहेंगे। एक बड़ी बात कह रहे हैं आप इंद्रवीर की, इस तरीके से किरकिरी करा रहे हैं, किरकिरी नहीं करा रहे हैं, कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे हैं सीएम योगी का, क्योंकि पुलिस जो होती है वो जनता के सहयोग के लिए होती है। और अगर आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? ये वीडियो क्या होते हैं? ये वीडियो जब आते हैं वायरल होते हैं तो विपक्ष जो होता है वो उसको मुद्दा बनाता है, वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करता है। तो जो पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं, वहां का जो प्रशासन है वो क्या करता है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करता भाई? अगर हम चाहेंगे कि एक बार अगर आप रिक्वेस्ट करें तो हम उनका इनकी गलती पूरी ये रायबरेली पुलिस है। और ये रायबरेली पुलिस नहीं, जो एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने इनके ऊपर विश्वास जताया और इनको एक ह्यूमन होने के नाते उन्होंने जो है यहाँ से ट्रांसफर करके आपको डी थाना दिया और वहां पे डी थाने में जाकर भी आप यही दमक नहीं करेंगे। आप क्या मतलब किसी पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे, सीधे मारपीट तो करेंगे? ये हिमांशु मलिक का कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को एसोसिएशन करने में मीडिया कहीं से बात नहीं आएगी। और इस खबर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस खबर पर ना सिर्फ जिले के जो आला अधिकारी उनकी बाइट लीजिए और बताइए किस तरीके का व्यवहार है। जी मैं लाइव खत्म करके मैं सीधे एसपी जो है डॉक्टर यशवीर के पास ही जा रहा हूं और उनसे इस पर बाइट करूंगा और पूछूंगा क्या ऐसे पुलिस प्रयास कीजिए, बात करने का प्रयास कीजिए, तब तक क्या है तब तक बात करने का प्रयास कीजिए। इनकी खबर जो है, इनके जो कारनामे हैं उन कारनामों के बारे में बताइए कि किस तरीके से जनता के साथ पेश आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मोहम्मद इमरान के पास चलते हैं। बिजनौर से कौन सी बड़ी खबर है इमरान? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बिजनौर का नजदीकी जिला है संभल में अभी कुछ दिन पहले ही बवाल हुआ था, उसको लेकर के बिजनौर पुलिस हाई अलर्ट पे है और जगह जगह जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं उसमें जो है ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और उसके अलावा जो है पुलिस फोर्स के साथ एसपी अभिषेक झा और एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी जो है जगह जगह जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं और फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जी अखंड, संभल की जो घटना थी उस घटना से न सिर्फ संभल में ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है बल्कि पूरे प्रदेश में बना हुआ है। ऐसे में बिजनौर भी एक अहम कड़ी है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और ये कहे कि सूबे के मुखिया है, उप मुख्यमंत्री सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि माहौल तनावपूर्ण होने नहीं देंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त व्यवस्था कर रखी है। उसी कड़ी में बिजनौर में भी क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इमरान। अब चलते नितिन प्रजापति के पास गाजियाबाद से कौन सी बड़ी खबर है नितिन? अखंड, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में जो पूरा मामला सामने देखने को मिला, उसके बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर ज्यादा बहुमूल्य जो इलाके हैं, जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बिगड़ता नजर आया। तो वहीं अगर जैसे आज मैं बता देता हूं, गाजियाबाद में जुमे की नमाज को लेकर गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने और गाजियाबाद की पुलिस ने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। और जितने भी गाजियाबाद का मैं बता देता हूँ, गाजियाबाद का जो शहर इलाका है वहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र है, जहां पर काफी जो इलाके हैं वो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं। वहां पर जो व्यवस्था है जुमे की नमाज को लेकर लगातार कड़ी व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरों से पूरी जानकारी ली जा रही है। जो आसपास के इलाके हैं उनकी जो छत है, छतों पर पूरी जांच की जा रही है, किसी तरीके का कोई पथराव करने वाली चीज या कोई वस्तु ऐसी ना हो जिसकी वजह से जो माहौल है वो बिगड़ा जाए। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो सख्त से सख्त जितने भी इलाके हैं उन इलाकों को पूरा सीसीटीवी की निगरानी में जांच किया जा रहा है। आला अधिकारी मौके पर, गाजियाबाद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनकी तलाशी भी ली जा रही है। और किसी भी तरीके से 2-4 लोगों को भी खड़े होने की हिदायत दी गई, तो नहीं खड़े हो पाएंगे।
अगर आप नमाज पढ़कर सीधे निकलकर अपने घर जाएं, किसी को भी रोड पे रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। आसपास का जो इलाके हैं, जो दुकानें हैं, उनको बंद करा दिया गया है ताकि भी किसी प्रकार का जो माहौल है वो बिगड़ ना सके। लगातार जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से हिदायत दी जा रही है। जिस तरीके से मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो निचली अदालतें हैं इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं करें, तो सुप्रीम कोर्ट के सख्त से सख्त आदेश है कि जो इस मामले पर लेके कोई आदेश ना दें, जो छोटी अदालतें हैं इस मामले पर कोई कार्रवाई ना करें, साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और मैं बता देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया कि पूरे मामले को शांतिपूर्ण बना के रखें। जो जिला है, जिले पर भी उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, तो उनको भी साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि शांति बनाकर रखें। किसी प्रकार की का जो मामला है मुस्लिम बहुल्य इलाकों में शांति बनाने की अपील की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है। और कई ऐसी बातें हैं कि जो निकल करके सामने आ रही है संभल हिंसा के बाद, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है, सुस्त है, पैनी नजर बनाए हुए है, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बार बार गुजारिश की जा रही है कि किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए, नेता भी बयानबाजी ना करे कि जिससे माहौल तनावपूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। अब 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर सोमवार को होगी मुलाकात 12 बजे 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।